पंचवर्षीय योजना की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो भारत में इससे पंचवर्षीय योजना जो था, बाबू बात नहीं, पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना की चर्चा के लिए हमने देखा था इसमें एक हिस्ट्री कि इसको शुरुआत करने के लिए हमने सबसे पहले योजना आयोग की स्थापना किया था। याद आया ना? योजना आयोग की स्थापना हमने किया था, 15 मार्च था, याद आ गया? 15 मार्च 1950 को इसकी हम स्थापना किए थे। कहाँ पर स्थापना किए थे बाबू? योजना भवन। अब आप लोग कॉपी मत देखो, डायरेक्ट फटाफट बोल दो, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो पंचवर्षीय योजना की स्थापना कहाँ हुआ था? योजना भवन। योजना भवन कहाँ है? दिल्ली में। ये कैसी संस्था है? यानी गैर संवैधानिक। ठीक है, हिंदी बोल दो भैया, अंग्रेजी में फंस जा रहे हो तुम, हिंदी ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय, जिसके बारे में संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं है, दिस इज कॉल्ड गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, दूसरा इसको हम किस रूप में जानते हैं? इसको बताया था कि सलाहकारी संस्था है। क्या है? सलाहकारी संस्था, जिसको हम एडवाइजरी बॉडी बोलते हैं, है ना। तीसरा बात हमने क्या किया था कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार का यह थिंक टैंक का बात काम करता है। थिंक टैंक का मतलब सोच विचार करने का काम करता है। याद आ रही है? इसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इसमें जितने भी सदस्य होते हैं, तो सदस्य में था कि सारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं सीएम्स कर देते हैं, तथा जो केंद्र शासित प्रदेश के चाहे वो प्रशासक हो सकते हैं, है ना, या कह सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकते हैं, इन हो सकता है, तो या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ये इसके क्या होते हैं, तो इसके आप कह सकते हैं पदेन सदस्य होते हैं। लेकिन इसका जो सभापति होता था, तो इसका जो सभापति होते थे वो देश के प्राइम मिनिस्टर होते थे। क्लियर हो गई? और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती थी। याद आ रही है? पीएम होते थे इसके कौन? सभापति। और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते थे? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती थी। और इस आधार पे हम लोगों को एग्जाम में बार बार 2 क्वेश्चंस होता है कि पहला इसके सभापति कौन थे और अंतिम सभापति कौन थे। तो पहले यानी पीएम की बात होगा, तो पंडित नेहरू जो हुए यह इसके पहले सभापति हुए। और अंतिम की हम बात करते हैं तो अंतिम में कौन होंगे? मोदी जी हो जाएंगे। अब इसके उपाध्यक्ष में भी इसी तरह होगा कि पहले कौन और लास्ट कौन। तो पहले कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, है ना, गुलजारी लाल नंदा। और थोड़ा पढ़ो, घर पे क्वेश्चंस बनाओ। और अंतिम में कौन रहे? मोंटेक सी अहलुवालिया। तो ये जो थे इसके ये लास्ट हो गए। अब होता है कि योजना आयोग का काम क्या था, एकदम शॉर्ट में आ जाओ क्योंकि पढ़ाया हुआ है। तो योजना आयोग का काम था क्या? पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार करना, ये था ना। यानी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप होता है, इस प्रारूप को तैयार करने का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं दिया गया था जिम्मेवारी, वह जिम्मेवारी किसकी थी? वो योजना आयोग का था। और यह योजना आयोग के द्वारा जो भी तैयार किया जाता था प्लान, इस प्लान की जांच कौन करता था? याद करो, जांच कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। याद करें, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये इसकी जांच करती थी। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 या 51? 1952 में। ठीक है, इसकी स्थापना, इसके जितने भी सदस्य होते थे या इसके जो सभापति वही राष्ट्रीय विकास परिषद के सभापति, जो इसके उपाध्यक्ष वही इसके उपाध्यक्ष, जो इसके सदस्य वही इसके भी सदस्य। क्लियर हो गई? तो इस तरह से हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना की जो स्थापना हुई थी, स्थापना करने में सबसे बड़ा यदि किसी का रोल था तो वह संस्था का क्या नाम था? उस संस्था का नाम था योजना आयोग। क्लियर हो गई? तो योजना आयोग को मुख्य रूप से इसलिए लाया था। अब प्रश्न होता है क्या कि पंचवर्षीय योजना हम क्यों लाए थे, ये भी तो क्वेश्चन होगा। या हम योजना आयोग को क्यों स्थापना किए थे? चूंकि समझने वाली बात है कि जब हमारा साहब देश आज़ाद हुई, तो आज़ाद होने के बाद हम तो संवैधानिक गतिविधि पर चल चुके थे, लेकिन बहुत ऐसे चीज़ें थी जिसपे हमें और ध्यान देने की ज़रूरत थी। जैसे देश के आज़ाद होने के बाद हमारे पास सबसे बड़ी जो चुनौतियाँ था वह था खाद्य पदार्थ की कमी। क्लियर हो गया? तो खाद्य पदार्थ यानी हम कह सकते हैं डायरेक्ट एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए हमें क्या चाहिए था? तो हमें उद्योग की ज़रूरत थी। उसके बाद हमारे पास आधुनिक शिक्षा तथा शिक्षा की ज़रूरत थी, ये भी हमारे पास नहीं थे।
समाज का जो आर्थिक गतिविधि थी वह बहुत ज़्यादा इनइक्वल था, यानी इनइक्वल मतलब असमान दिख रहे थे, तो ये चुनौती थी। अब इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सामाजिक गतिविधि हो, ये सारे गतिविधियों के साथ आगे बढ़ने के साथ ही साथ हम कह सकते सुदृढ़ या कह सकते हैं दृढ़ इच्छा के साथ देश के विकास ही सर्वोपरि होना चाहिए। ये उद्देश्य को लेकर के हम खास तौर पर योजना आयोग जैसी संस्थाओं का गठन करने की बात की है। इसमें थी कि हमारे पास जो गरीबी थी, गरीबी से कैसे निजात दिया जा सके, हाउ टू इरेडिकेट पॉवर्टी, दिस वाज द क्वेश्चन। यह हमारा एक सबसे पहला हम कह सकते हैं मोटो रहा होगा। दूसरी बात जो हमारे पास थी, बेरोजगारी को कम करना, असमानताएं जो थी असमानताएं को कम करना, कृषि को आधुनिक बनाना तथा पैदावार क्षेत्र में उसको तब्दील करना, ये सभी चुनौती। और बड़ी समस्या था देश की जनसंख्या का नियंत्रण करना। इज इट ओके? तो ये सभी जो चुनौतियां थे, चुनौतियां को देखते हुए हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना का स्थापना किया जाता है। चूंकि हमने आपको इसके बारे में बताया था कि जब हम योजना की बात करते हैं तो योजना की शुरुआत भारत से नहीं मानी जाती है, बल्कि योजना की शुरुआत हमने विश्व के 2 राष्ट्रों से बात किया था। जहां पर हम अमेरिका से बात करेंगे तो अमेरिका में 1917 में, याद रखेंगे 1917 में यूएसए में टेनेसी घाटी परियोजना चली थी। याद आया? टेनेसी घाटी परियोजना यहां पर लॉन्च की गई थी और टेनेसी घाटी परियोजना के साथ अमेरिका जो था विश्व में हम कह सकते हैं कि इन्होंने योजना यानी प्लानिंग जैसे कंसेप्ट को इन्होंने निर्धारण किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र उस समय जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ की यदि बात करते हैं तो सोवियत संघ ने इस विचार को पहले लाया, यानी यूएसएसआर जो था इन्होंने सबसे पहले इस विचार को लाया। लेकिन इसकी जो विचार थी वह क्या था? स्थानीय रह गया था। स्थानीय समझ आती है ना? रीजनल प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं, रीजनल प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट था ये रसिया के पास हुई, लेकिन राष्ट्रीय जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था इन्होंने अमेरिका से आता है। अब इस आधार पर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से पंचवर्षीय योजना या सैद्धांतिक दृष्टि से नियोजन का विचार कहां से आता है? तो हम देंगे सैद्धांतिक आता है तब हम रसिया जवाब देंगे, और प्रायोगिक यदि आता है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल मतलब हमने करके दिखाया, तो क्या हमने किया? टेनेसी घाटी परियोजना। क्लियर ना? तो यदि आपको प्रयोगात्मक दृष्टि आती है तब आपको जवाब क्या देना होगा? अमेरिका। और यदि सैद्धांतिक दृष्टि आती है तो जवाब क्या देना होगा आपको? रसिया। मीनिंग क्लियर हो गई? और भारत में जो नियोजन का बात होता है साहब, भारत में नियोजन, तो भारत में नियोजन का चर्चा कहां है? तो यहां समवर्ती सूची में आप पढ़ोगे तो समवर्ती सूची में इसके लिए चर्चा किया जा चुका है नियोजन का। तो यदि हम भारत के संविधान की बात भी करें तो आपसे यह भी क्वेश्चन दागा जा सकता है कि भारत के संविधान में कहां पर नियोजन जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है? क्या जवाब दोगे? समवर्ती सूची। इंग्लिश क्या होता है? कनकरेंट लिस्ट। सब लोग तो हिंदी मीडियम है ना? तब तो अंग्रेजी की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट, बीच बीच में थोड़ा बहुत चलेगा। तो होता है साहब समवर्ती सूची में हमारा नियोजन शब्द का इस्तेमाल है। और भारत में जो हमने पंचवर्षीय योजना लाया है, यह कहां से हमने लाया है? तो यह पंचवर्षीय योजना हमने लाया है रसिया से। तो गलती से भी एग्जाम में पूछ दे कि भारत का, इंडिया का जो हमारा पंचवर्षीय योजना है यह किससे प्रभावित है? ध्यान देना, किससे प्रभावित है? तो जवाब हम क्या दे देंगे? रसिया से प्रभावित है। रसिया में हमने क्या देखा था? रसिया में 1920 में सबसे पहले इसके हमने माना था कि 20 के दशक में इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर इन्होंने 24 पे काम किया और गॉस प्लान के साथ, ध्यान देना, गॉस प्लान के साथ इन्होंने सबसे पहला 1928 में इन्होंने शुरू कर दिया था। याद आया? 1928 में गॉस प्लान के नाम से इन्होंने अपने यहाँ शुरुआत किया। और भारत की जो प्लानिंग कमीशन जो बनी, या कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना का जो विचार हमने लाया, ठीक यहाँ रसिया से लेकर के हम डायरेक्ट भारत में आ गए। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया? जितनी सारी चीज याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ओके प्लीज मैम ऐसा समझिएगा। हाँ सर, थर्ड भी हो गया था, तो थर्ड तक हुए तो फोर्थ हम चलते हैं। तो थर्ड हमारा कब से कब तक था? थर्ड हमारी कब से कब रहा? वेरी गुड। तो देखो भैया अब आगे हम बढ़ जाते हैं। थर्ड हो गया तो हमें पढ़ना होगा फोर्थ। अब देखो थर्ड जो था, थर्ड था 1961 से 1966 था, यही था ना? तो थर्ड के बाद क्या होती है बाबू, ध्यान देना कि थर्ड 5 ईयर प्लान जो थी हमारा जो था यह फेल हो चुका था, यानी असफल हो चुका था। क्लियर हो गई? असफल हो चुका था। असफल होने के कारण हम 3-4 बताए होंगे।
पहला तो असफलता की कारण थी कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, ठीक है, इसमें भारत का बुरी तरह कह सकते हैं हार हुई। उसके बाद 1965 में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, इसमें भी भारत अच्छा खासा विजय हासिल कर लिया, यहाँ तक कि इस समय हम पूरे लाहौर को लगभग जीत गए थे। और इसके दौरान ही हमने देखा कि 1965-66 बार बार हम लोग को गार्जियन नोटिंग करते हैं हम लोग पर, है ना, कि उस समय अकाल पड़ा था। क्या हुआ था? अकाल। यह अकाल जो था पिछले 100 साल, ध्यान देना, पिछले 100 साल का मतलब हम कह सकते हैं 1865-66, यानी 1865-66 से अभी तक ऐसा कभी अकाल नहीं पड़ी थी जितना ये बड़ा अकाल पड़ा था। इतने सारे जो भयावह स्थिति हमारे पास थी, इस भयावहता को देखते हुए भारत ने और भारत की उस समय सरकार जो थी, अंततः हमारा जो चौथा 5 ईयर प्लान होना चाहिए था, ये 4th 5 ईयर प्लान को हमने यहीं पर रोक दिया। और रोकने के बाद साहब हमने क्या किया कि 1966 से लेकर के 1969 तक हम 3 वर्षीय, है ना, 3 वर्ष तक हमने 1 वर्षीय प्लान चलाया। क्या चलाया? 1 वर्षीय हम योजना कह सकते हैं, योजना चलाया। और ये जो हमारे 1 वर्षीय जो योजना थी, तो 1966 से 1969 को कुछ किताबें में आपको एग्जाम में भी आ सकता है ना। इसे हम लोग हॉलीडे प्लान के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं भाई? हॉलीडे प्लान के रूप में जानते हैं। इसका हिंदी क्या हो सकता है? अवकाश, है ना, अवकाश योजना हिंदी में भी हो सकता है। तो इसे हम लोग हॉलीडे प्लान में, ऐसे हम हिंदी देख कर बता देता हूँ, ठीक है, इसे हॉलीडे प्लान के रूप में जाना जाता है। तो 1966 से 1969 तक अब होता है कि हमने 3rd 5 ईयर प्लान में ही बताया होगा कि 1965 में हमने क्या किया था? FCI का गठन किया था, याद आया? तो ये जो हमारे पास जो स्थितियां बनी हुई थी, इस स्थितियां में जब हमारे पास फूड स्टफ की बहुत बड़ी चुनौतियां बना था, तो इस चुनौतियां से निपटने हेतु भारत सरकार ने भिन्न भिन्न प्रकार के संस्थाओं का भी गठन किया, जो कि आने वाले भविष्य में यदि कोई ऐसा चुनौती होता है तो इस चुनौतियां से निपटा जा सके। और इसको लेकर के हमने यहाँ पर 3 वर्षीय प्लान को शुरुआत करते हैं। 3 वर्षीय प्लान को हमने चलाया, जिसे हम लोग हॉलीडे प्लान के रूप में जानते हैं, 1966 से 1969। इसके बाद हमारा जो होता है, फिर हम जाकर के चौथा 5 ईयर जो प्लान था, उसको हम 1969 से लेकर के 1974 की ओर जाते हैं। क्लियर हो गई? तो जो चौथा जो पंचवर्षीय योजना हमारी थी 69 से लेकर 74 तक, इसमें भी हमने बहुत सारा काम किया। जैसे यहीं पर देख लो, तो ये जो हमारा 1969 था, ध्यान देना, 1969 जो था 1969 में, इस समय देश के प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी जो थी हमारे देश के PM थी। और इनकी अध्यक्षता में 1969 में हमने देखा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या किया गया था? 14 बैंकों का हमने राष्ट्रीयकरण किया था। और राष्ट्रीयकरण करने के पीछे रीजन थी कि बैंक की जो स्थापना हुई थी, ये सारे बैंक कहीं न कहीं निजी क्षेत्रों में काम कर रहे थे, और देश के जो सामाजिक आर्थिक गतिविधि में जो इनका एक बहुत बड़ा भूमिका होना चाहिए, ये कहीं न कहीं भूमिका अदा न करके अपने से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर रहे थे। क्लियर हो गया? तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया कि यह 1969 में सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिए। दूसरा होता है साहब 69 में ही हमने क्या किया कि भारत सरकार ने इसरो का स्थापना कर दिया। और इसरो की स्थापना करने से हमको फायदा क्या हो जाती है कि विश्व में जो हम सैटेलाइट को लेकर के, या हम कह सकते हैं प्रक्षेपण जैसे गतिविधियों को लेकर के, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किसी के साथ या किसी पे जो हमारी निर्भरता बनी हुई थी, इस निर्भरता को कम करने के लिए भारत अपना एक नया रास्ता चुन लेता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक कह सकते हैं स्थान को क्रिएट करता है या बनाने की कोशिश करता है। यही 1969 का इतिहास है साहब। आप लोग भी पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो बता ही देता हूँ। यही 1969 का इतिहास है जब सबसे पहले चांद पर एक इंसान गया था, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, है ना। वह डेट था 20 जुलाई 1969, याद रखना। 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग नाम के व्यक्ति जो थी, वह व्यक्ति जो था सबसे पहले चंद्रमा पर गया था। और जहाँ पर ये इंसान ने गया था,
जहाँ पर इन्होंने अपना दाहिना कदम को रखा था उस क्षेत्र को हम लोग सी ऑफ ट्रांक्विलिटी के रूप में जानते हैं, यानी शांति का सागर के रूप में जानते हैं। इसलिए आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि शांति का सागर कहाँ है ना? क्या क्वेश्चन पूछेगा? शांति का सागर कहाँ है? तो जवाब में हमारा क्या हो जाएगा? चांद पर है ना? अब इस शांति का सागर किसको नाम दी गई? तो सीधी शब्दों में बोलना है कि जहां पर नील आर्मस्ट्रांग ने अपना दाहिना कदम रखा था और जहां पर उनकी पैर रखी गई थी उस जगह को ही नाम दे दिया गया शांति का सागर। यानी पहली बार चंद्रमा पर किसी मानव का कह सकते हैं उपस्थिति जो दर्ज हुआ वह हुआ 1969 में, 69 में हुआ। यही 1969 है 69 जो विश्व में एक नया और इतिहास लेकर के आता है, और वह इतिहास था कि 1969 में सबसे पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। इससे पहले इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था, और प्राप्त करने वाले नॉर्वे के एक इंसान थे जिनका नाम था रैग्नर फ्रिच। क्या नाम था? रैग्नर फ्रिच नाम था। पढ़ाया है? याद नहीं ना है? तो थोड़ा सा आप लोग बेटा बता दीजिए कि ये जो रैग्नर फ्रिच साहब थे इनको किस लिए नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के? पढ़ाया हुआ है? थोड़ा बता दीजिए, तब हमको हमारे दिल की शांति मिल जाएगी। एकदम गलत बोल रहे हैं। काहे कि इतना गलत बोल रहे हैं? सिविल के बच्चे गलत बोलेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगी। कहते हैं ना कि याद कीजिए, समय मिले तो व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे कम एक्टिव होइए, हमारे कॉपी पे एक्टिव हो जाइए, ये काम कर जाएगा। ठीक है? तो आप लोग भी लड़की लोग से तुलना करने लगते हैं कि तुम इंस्टा पे आएगी तो हम क्यों नहीं? तो लो बेटा, यही हाल होगा। तो 1933 में 1933 में हमने देखा था कि हमारे पास इकोनॉमिक्स जो होते हैं ये दो भागों में टूटते हैं ट्रेडिशनली। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो, और ये दोनों के बीच में तुलना एक इंसान ने किया था, और वह तुलना जो किया गया था वह गणितीय रूप तथा सांख्यिकीय रूप से किया गया था। कैसे? गणितीय प्लस सांख्यिकीय रूप से उन्होंने तुलना किया था, और तुलना करने के बाद विश्व के सामने एक नया अध्ययन हुआ जिसे हमें इकोमेट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोमेट्रिक्स बोलते हैं। और इसी इकोमेट्रिक्स को लेकर के इन्हें 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल प्राइज दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चंस भी आएंगे कि वह व्यक्ति कौन था। आएंगे का आया ही है। ठीक है? तो सबसे पहले इन्होंने 1933 में इन्होंने तुलना किया और 1969 में इनको पहला नोबेल प्राइज मिला था। एक और क्वेश्चन आपके से दागिए देता हूँ भारत से जुड़ के कि भारत में अमर्त्य सेन जी को कब मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज? 1970? हाँ, रत्न मिला है, लिखवाया हुआ है, इसलिए थोड़ा याद कीजिए। ओके, थैंक यू मैम, प्लीज। तो अब इतना एक लीड बैंक की किसी बैंक को जिम्मेवारी सौंपी जाती है, यानी ये हमारा अवकाश जो पीरियड था 1966 से 69। इसमें एक और चीज आपको याद रखना है। कौन से बैंक आया? लीड बैंक। कौन सी समिति के सिफारिश पर? नरीमन कमेटी। क्लियर हो गया? तो नरीमन कमेटी के सिफारिश पर 1969 में लीड बैंक भी आया। आगे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे साहब, लिखेंगे चीन से पराजित होने के बाद देश का मनोबल थोड़ा कमजोर हुआ था। देश का मनोबल थोड़ा कमजोर हुआ था, जिसका प्रभाव यह हुआ कि 1966 से 67 के लिए 1966 से 67 के लिए तथा 67 से 68 और 68 से 69 के लिए 67 से 68, 68 से 69 के लिए
एक वर्षीय 3 योजना का शुरुआत की गई। तथा यह दूसरी बार ऐसा समय रहा होगा जब भारतीय मुद्रा को 1969 में अवमूल्यन किया गया हो। हो गया। अब हम लोग कौन सी पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे चौथी। ये सारे हम लिखवाया हुआ है कि फिर से एक जगह शॉर्ट में लिखवा दूं याद होने के लिए। तो लिखो, एकदम फैक्ट्स लिखो FA। हाँ बोलिए। दोनों में बहुत सारी अंतर है। नोटबंदी करेंगे, बच्चा का देखो कितना समझदारी वाला क्वेश्चन है। एक इन्होंने कहा कि नोटबंदी, ठीक है, और एक हुआ अवमूल्यन, यही है ना। ये सिंपल सी बात है। अवमूल्यन जब हम करते हैं तो हमारी जो इंडियन एक करेंसी है, एक करेंसी का हमारा वैल्यू क्या हो जाता है साहब? गिर जाता है। देखो इससे क्या होगा। जैसे मान लिया जाए कि ब्रिटेन के आदमी, ये मान लेते हैं कि 2020 में भारत आया था, ठीक है। इस व्यक्ति को नाम से भी हम क्लियर कर देता हूं। इस व्यक्ति का नाम है फिलिप, ठीक है। तो मान लिया जाए कि 2020 में ये इंसान जो था इंडिया आया, और जब ये इंडिया आया तो मार्केट में पटना के बाजार में गया तो इसको एक कुल्फी समझते हैं ना, तो इन्होंने कुल्फी खरीदा। तो कुल्फी के लिए इसे मान लिया जाए कि $1 देना पड़ा। कितना देना पड़ा? $1। $1 इक्वल टू इनको मिला एक कुल्फी। ध्यान देना, एकदम शॉर्ट में एक समझा रहा हूँ, फिर आगे तुम लोग को पढ़ना ही है। $1 बराबर इनको मिला एक कुल्फी, ठीक है। लेकिन जब ये इंसान अभी 2022 में इंडिया आया तो पता चला कि इनको $1 बराबर इनको 3 कुल्फी मिल गया। कितना मिला? 3 कुल्फी मिला, प्लस 10 गो रुपया इंडियन करेंसी भी इसको मिला। ध्यान देना, प्लस 10 रुपया और इसको करेंसी भी मिला। बताइए यहां पर एक व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, वह यहां क्या सोच रहा है? कुछ समझ में आया? यानी इस व्यक्ति को लगा कि हमारी जो डॉलर थी, यह डॉलर अब इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है? मजबूत हो गया है। पहले आए थे तो $1 में एगो कुल्फी मिल रहा था, अब $1 में 3 कुल्फी भी मिल जा रहा है, और भारत में घूमने के लिए 10 रुपया भी मिल जा रहा है। अब क्या होगा? ये व्यक्ति का जो निवेश करने का जो विचार होगा, कॉन्सेप्ट होगा, अब इसमें निवेश की विचार उत्पन्न हो सकती है। समझ में आ गया? अब इससे क्या होगा कि हमारी विदेशी जो करेंसी होगा इंडिया में क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ज्यादा से ज्यादा विदेशी जो नागरिक होंगे वह कहां की ओर मूव करना शुरू करेंगे? अब वो इंडिया की ओर मूव करना शुरू होंगे। और इससे फायदा भारत को क्या होगा? भारत के पास फॉरेक्स बढ़ जाएंगे। क्या बनाएंगे? फॉरेक्स, यानी जिसे कहते हैं विदेशी करेंसी। अब भारत के पास डॉलर आ सकता है, पौंड आ सकता है, येन आ सकता है, यूरो आ सकता है। और हमारा विश्व वर्ल्ड में हम देखते हैं तो जो हमारा ट्रेड होती है वह ट्रेड किस में होती है साहब? डॉलर में होती है। तो इससे क्या होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी ये क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगा। और इसी का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हम आपको समझाऊं तो अभी आप देख सकते हैं कि भारत का जो इकोनॉमी था इंडिया का, ये आप देख सकते हैं कि 2022 में हमारा अभी भी 11वां था, 11 से डायरेक्ट हम 5वां स्थान पर आ गए हैं ना। सीधे हम इंग्लैंड को हम पीछे कर करके सीधे यहां पर आ गए। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के पास जो विदेशी मुद्रा था यह मात्र $512 बिलियन था, या मिलियन डॉलर जो भी हो, समझ आ गई। इसके पास फॉरेक्स के रूप में इतना था, और भारत के पास से पहुंच करके कहां चला? सॉरी, इसके पास 300 कुछ था,
और भारत जो थी ये 512 प्लस पहुंच गया था। मीनिंग क्लियर हो गई। तो हम फॉरेक्स में इसको हम छोटे कर करके या फॉरेक्स में आ करके भारत जो था विश्व के 11वां से सीधे 5वां स्थान पर आ जाता है। क्लियर हो गई। तो इससे क्या होती है कि बाजार जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार होती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी लिक्विडिटी बनती है। अब समझ में आया। हमारी अस्थायित्व बनती है, परचेजिंग पावर पैरिटी बनती है। हमारा एक जो हमारा एग्जिम का कॉन्सेप्ट है, आयात और निर्यात जैसे गतिविधियों में हम अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं केवल नोटबंदी, तो ये किसकी बंदी करते हैं? अपने देश की ना। क्लियर हो गई। ये किस लिए बंद करते हैं? जब सरकार को ऐसा फील होता है कि भारत की करेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, जैसे आतंकवाद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि हम कह सकते काला बाजारी हो रही है, ब्लैक मनी हो रही है, तो सरकार फिर क्या करती है कि सीधे नोटबंदी करे। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा कि आतंकवादी, माओवादी तथा देश की जो एकता और अखंडता में यदि किसी भी प्रकार की चुनौती उत्पन्न हो रहा है, तो इसको हम कंडेम करते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर अवमूल्यन करते हैं तो इससे हमें कुछ दिन, महंगाई तो बढ़ती है मानता हूँ, लेकिन फॉरेक्स जो हमारा इंटरनल जो सिक्योरिटी होती है या इंटरनल सिक्योरिटी हमारा बूस्ट होता है। क्लियर हो गया। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है। अब हम लोग कौन सी पढ़ेंगे योजना? अब हम लोग चौथा योजना को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि फोर्थ योजना हमारा क्या क्या था। ठीक है। तो देखो साहब, फोर्थ योजना में क्या क्या है यहीं पर क्लियर कर देता हूं। अच्छा, फैक्ट्स लिखवा रहे थे, लो भाई फैक्ट्स पे आ गई बेचारी, तो लिखो, डायरेक्ट ऐसे लिख लो आप। 1969 इक्वल टू लिखिए, 1969 इक्वल टू जो होगा एक जगह लिखवा देता हूं। 1969 इक्वल टू 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, डेट लिख लीजिएगा 19 जुलाई 1969। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यानी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि पहली बार बैंक हमारे यहाँ बैंक कब हुआ, है ना। ऐसे बैंकिंग भी कुछ पढ़ा चुके हैं ना, बैंकिंग टर्म कुछ तो पढ़ाए थे। आगे लिखेंगे 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969। अगला पॉइंट, वो भी मतलब टीचर ही बोलेंगे, वाह। 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर गए, या लिख सकते हैं पहला मानव ने चंद्रमा पर गया, और इन्होंने जहां पर अपना कदम रखा उसे शांति के सागर कहा जाता है। और इन्होंने जहां पर अपना कदम रखा उसे शांति का सागर कहा जाता है। हो गया। 1969 में ही लिखेंगे इसरो की स्थापना, 69 में लिखेंगे इसरो की स्थापना। हो गया। 1969 में ही लिखेंगे आप अर्थशास्त्र का पहला नोबेल प्राइज, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल प्राइज, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल प्राइज रैगनर फ्रिच तथा उनके दोस्तों को दिया गया, रैगनर फ्रिच तथा उनके दोस्त को दिया गया। क्लियर हो गई। अब तो हमने 69 का भी पार्ट लिखवा दिया। इसमें से बताओ 69 से जितने क्वेश्चन बनाए हो लिखो, अभी कितने एग्जाम में आए हुए हैं? खाली इसरो ही आया, बैंक नहीं पूछा है, राष्ट्रीयकरण टोटल पूछा हुआ है। तो पढ़ने की तरीका ऐसे कीजिए, कोई डेट आए तो उससे रिलेट सारे एक जगह कर लीजिए दिमाग में। आगे बढ़ जाएं। अब हम लोग पढ़ते हैं चौथा पंचवर्षीय योजना, फोर्थ। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो थी साहब, फोर्थ 5 ईयर प्लान, ये फोर्थ 5 ईयर प्लान का पीरियड हुआ 1969 से लेकर 1974, 1974 रहा। क्लियर हो गई। तो ये 69 है, इसी में हम लोग नॉर्मली देखेंगे 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण था। ये गॉडगिल प्लान आपने नाम सुना होगा, है ना, गॉडगिल जी का नाम सुना होगा। तो गॉडगिल साहब जो थे अभी लिखेंगे नहीं, पहले समझिए, खाली छापिए नहीं। हम जब इधर पढ़ाते हैं तो आप लोग लिखने में बिजी रहते हो, जब पूछते हैं तो बताते नहीं हो। तो इस समय गॉडगिल साहब के जो प्रारूप तैयार किए गए थे, इन्होंने जो मसौदा तैयार करके दिया था, इस मसौदा के आधार पर
हमने चौथा पंचवर्षीय योजना को स्थापित करने की कोशिश किया था। इससे में हम पहली बार ऐसा हुआ था साहब कि गरीबी हटाओ जैसे जो नारेबाजी की जो बात होती है ये देखने को मिल रहा था, लेकिन ये पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट नहीं हुई थी, याद रखिएगा। और यहां से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि इससे पहले तृतीय पंचवर्षीय योजना जब थी, तो इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने देखा कि भारत बहुत सारी भयावहता के साथ रहा, बहुत सारी भयावह स्थिति भारत के सामने आई। वह था भारत, चीन, भारत, पाकिस्तान तथा एक बहुत बड़ी सूखा पड़ना, ये बहुत बड़ा हमारा चुनौती थी। और जो हम 3 साल तक हमने ये योजना को लाया, एक वर्षीय जो योजना हमने चलाई जिसे हॉलीडे प्लान कहते हैं, इसमें बहुत हद तक हमारी जो लक्ष्य थी, अपने लक्ष्य को हमने लगभग पूरा करने की कोशिश किया था। क्लियर हो गई। और उसके बाद जब हम अपने आप को सस्टेन कर गए, अपने आप को स्थिर स्थिति में जब आ गए, तो स्थिति अच्छी होने के बाद हमने चौथा पंचवर्षीय योजना को कह सकते हैं आगे बढ़ाने की हम बात कर रहे थे। और इसमें क्या होती है कि हम सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होता है, यानी जहां पर हम इंडस्ट्री को भी लेकर चलेंगे, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग को भी बात कर रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा के साथ साथ एग्रीकल्चर और जो हमारी आत्मनिर्भरता जैसी गतिविधि जो होती है, सेल्फ रिलायंस जिसको बोलते हैं, ऐसी गतिविधि पर भी हम पहली बार इस पे बात करने की आगे बढ़े थे। लेकिन स्थितियां थोड़ा सा भारत के अनुकूल नहीं रहा, बल्कि भारत के विपरीत होना शुरू हो जाता है। वह प्रॉब्लम थी कि 1969 और 1974 इसमें जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया, यह लक्ष्य के लगभग में हम रह के गए, लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए। इसके पीछे रीजन था क्या कि 1971 यानी हम कह सकते हैं 1969 से लेकर के 1971 तक लगभग 2 साल हम कह सकते हैं, लगभग 2 साल हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति के रास्ते पर थे। लेकिन यही 1971 में एक चुनौती बनता है और वह होता है भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। क्लियर हो गई। और यह 1971 में जो हमारा उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था, इस पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तान यानी जो पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान का इस पे अटैक हो जाता है। और अटैक होने के बाद चुनौतियां बनती है कि पूर्वी पाकिस्तान यानी जिसे आज हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं, इस बांग्लादेश के जो नागरिक थे, इन्फ्लक्स ऑफ जो पीपल थे, दे वर माइग्रेटेड टू बंगाल, यानी भारत की ओर, बंगाल का सकते, त्रिपुरा का सकते हैं, ठीक है, यानी भारत की ओर वो मूव कर रहे थे। हाँ, भारत में जितने भारत के सटे राज्य थे, मतलब डायरेक्ट भारतीय ही हम लोग बोल लेते हैं, तो भारत की तरफ हम मूव कर रहे थे, भारत में अपने जान बचाने हेतु भाग रहे थे। अब पाकिस्तानी जो रेंजर्स थे, पाकिस्तानी जो सेना थे, अब पाकिस्तानी सेना क्या करता है साहब कि बंगाल के क्षेत्रों पर वो बम्बार्डिंग करना शुरू कर देता है, जिससे ना केवल बांग्लादेशी मारे जा रहे थे, बल्कि भारत के बंगाली लोग भी मारे जा रहे थे जो भारत के नागरिक थे। क्लियर हो गई। और ऐसे परिस्थिति जो क्रूरता इन्होंने दिखाया, उसके पीछे भी रीजन थी कि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो चुनौती था, उसके पीछे सबसे बड़ा चुनौती थी दोनों में असमानता का अधिक हो जाना। जैसे पूर्वी पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, इनकी भाषा जो थी बांग्ला थी, पहली बात। दूसरी, यदि इनकी रहन सहन जो देखा जाए तो भारत से पूरा मिलता जुलता रहता था, बंगाल से मिलता जुलता था। भाषा, ये दोनों, इनकी पद्धति भी कुछ अलग थी। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान जिसको अभी भी हम लोग पाकिस्तान ही बोलते हैं, सतेला भाई जो भारत का रहा, ठीक है, इसका भाषा ही था उर्दू और फारसी, पहली बात। दूसरी, उनके यहाँ जो ट्रेडिशन थे वो एकदम खास तौर पे गल्फ कंट्री वाला रहा होगा, कट्टरता। उसके बाद क्या हुई कि पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान के जो सेना थे, वहां पर जो रिवोल्ट एक शुरू करने वाला था पूर्वी पाकिस्तान में, कौन था व्यक्ति? शेख मुजीबुर रहमान, है ना। अब क्या होता है साहब कि जो पाकिस्तान की जो सेना थी, यह क्या करता है कि बांग्लादेश की जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के नारियां थी, बेटी बहनें जो थी, उनके साथ ये बहुत बदतमीजी करना शुरू कर दिया। इतना सा आप समझ गए होंगे। स्थितियां बहुत गंदा हो गई थी, जहां पर बेटी बहनों को इज्जत बचाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। और वह एक शांत सेना कह सकते हैं, पीस कीपिंग सेना कह सकते हैं, शेख मुजीबुर रहमान के अध्यक्षता में थी। अब उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान से तो जंग ले लिया, लेकिन जंग लेने के बाद वो सेना बहुत लंबे समय तक इसकी सामना नहीं कर सकती थी, चुनौतियां बना हुआ था। और इसी के दौरान पाकिस्तान की जो सेना थी, यह पाकिस्तान की सेना भारत पर अटैक कर देता है। और इसी दौरान आपको मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उनके बारे में किताब के पन्नों में भी कुछ लिखा हुआ है।
पहले बार पाकिस्तान के इस समय जो राष्ट्रपति थे वो पक्का पियक्कड़ थे। वहां की सेना प्रमुख ने यह घोषणा ऑफिशियली किया था कि रात के 9 बजे के बाद राष्ट्रपति कुछ कहे तो मत सुनना, क्योंकि वो टर रहता है पी करके। समझ में आया? तो पहली बार हुई होगी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति पर ऐसा कोई कमेंट किया था, और वहां का सेना का ही कहना था कि यदि कुछ बोले 9 बजे रात के बाद तो उनकी बातों को मत मानना, क्योंकि वो आउट ऑफ सेंस रहते हैं। मीनिंग क्लियर हो गई? और इसी समय आपने देखा होगा कि वहां के प्रधानमंत्री ने कहा था इसी युद्ध में कि घास की रोटी खा के जी जाएंगे, लेकिन भारत के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। सुना होगा ये स्टेटमेंट भी, ठीक है। और अंततः भारतीय सेना ने इतना बढ़िया से ठोक बजाया इनको, क्योंकि जैसे इंदिरा गांधी जी ने रात्रि के लगभग 11:30 बजे मीटिंग लेकर के बैठती है, उस समय विपक्ष के नेता में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, ध्यान देना। और मतलब कह सकते हैं कि उस समय यदि देखा जाए तो जनता पार्टी और जनसंघ की ही बात करेंगे तो इन्होंने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कहाँ, 74 में, है ना। तो उस समय रातों रात हम कह जो विपक्ष थे, विपक्ष ने ही इनका सहयोग किया, और सहयोग के दौर पे उन्होंने कहा कि कल अहले सुबह, यानी जैसे जो होता है भारत की सेना जो होगी पाकिस्तान की सेना पर अटैक करेगी, जैसे सुबह होता है भारत का एयरफोर्स गरजना शुरू करता है, भारतीय आर्मी शुरू करते हैं। दोनों ने हाथ साफ करते करते इनको कराची पहुंचा दिए। अब बच गया मेरा नेवी ने भारत सरकार को कहा कि भाई इन लोग तो अपना हाथ साफ कर लिया, हमारे लिए भी तो कुछ अवसर छोड़ दीजिए। उनको भी अवसर दिया गया कि आप भी समुद्री इलाका से ठोक बजा करके पाकिस्तान पहुंचिए जाओ। और ऐसी परिस्थिति आती है कि भारत के तीनों सेनाओं ने ठोकते बजाते पाकिस्तानी सेना को नाकेबंद कर देते हैं, और चारों तरफ से कराची भारत के कब्जे में हो जाती है। और फाइनली 1971 में ऐसा होता है कि 90,000 प्लस सेना जो पाकिस्तान के थी, वहाँ के जो सेना प्रमुख था, उन्होंने भारतीय सेना और भारत के उस समय जो डिफेंस थे उनके सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया, अपने हथियार डाला, और उनका हथियार आज भी भारत में एग्जीबिशन शो उत्तराखंड में रखा हुआ है, देहरादून में रखा हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां बनी, और इस स्थिति के कारण इस युद्ध, क्योंकि युद्ध जब होती है तो किसी भी देश, चाहे वह युद्ध लड़ रहा है या एक युद्ध में एंट्री मार रहा है, दोनों देश में कहीं ना कहीं स्थितियां खराब पैदा होती है, आर्थिक सामाजिक जो होती है कहीं ना कहीं असंतुलन बनना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक कारण रहा कि भारत के लिए चुनौतियां बनी। और अभी बहुत खुशी की बात है, अब देख सकते हैं कि जैसा कि अभी आप देख रहे हैं जो गुब्बारा वाला भी मामला चल रहा है भारत अमेरिका और चीन के बीच में, तो जैसे गुब्बारा को मार के गिरा दिया भी अमेरिका के सेना ने, है ना, तो गिराया, तो उसके बाद उसका जो क्या कह सकते हैं गार्बेज ये सब जो होते हैं, उसकी जब जांच करने के लिए जब ले जाया जा रहा था, और उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया की सरकार, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आता है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी सीसी कैमरा चीनी लगाए गए हैं वे सारे चीनी कैमरा को हम उतार देंगे, हम चीनी सीसी कैमरा नहीं लगाएंगे। जैसे स्टेटमेंट आता है, चीन की तरफ से यह स्टेटमेंट तुरंत जारी होता है 10 मिनट के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया को इसका बहुत भुगतना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वो सीसी कैमरा नहीं है, वह स्पाई कैमरा है। ये तो कन्फर्म हो गए। और जिस तरह से अभी चीन ने कहा है कि वो जो गुब्बारा है, गुब्बारा से तो हम खाली क्लाइमेट को पता चलाते हैं, लगाते हैं, लेकिन ये क्लाइमेट को पता नहीं चलाता है, बल्कि ये स्पाई का काम कर रहा है। क्लियर हो गया। और वहाँ के देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने वहाँ के सरकार को समर्थन किया कि पाकिस्तान के जितने भी चीन से जितने भी सीसी कैमरा है उसे हटाया जाए, हम आपके सपोर्ट में हैं। लेकिन भारत में ये चीज़ हो नहीं पाता है ना। तो ये स्थिति बनी हुई है साहब। तो यह 1971 में हुई, और इसके कारण भी हमारा जो चौथा पंचवर्षीय योजना था ये भी क्या हुआ, फेल हुआ। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो 4th 5 ईयर प्लान में लिखेंगे, मेन कहानी को हम लिखवाते हैं। कंटिन्यू। तो 4th 5 ईयर प्लान में आप लिखेंगे, तो ईयर क्या लिखेंगे बाबू? वेरी गुड। तो लिखेंगे 1969 से लेकर 1974, है ना। लिखेंगे, पहले उद्देश्य लिखिएगा, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, उद्देश्य में लिखेगा स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति, अर्थव्यवस्था का न्यायपूर्ण विकास तथा
संतुलित क्षेत्रीय विकास करना था तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास करना था। उद्देश्य याद हो गया। अगला पॉइंट अब लिखेंगे पैराग्राफ छोड़ के। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष, इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष D.R. गॉडगिल द्वारा तैयार किया गया। D.R. गॉडगिल, D.R. गॉडगिल द्वारा तैयार किया गया और D.R. गॉडगिल हो गया, D.R. गॉडगिल के द्वारा तैयार किया गया। अगला पॉइंट, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया तथा 1971 के चुनाव के समय, तथा 1971 के चुनाव के समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। सरकार बन गई, यही होगा ना 74। अब 75 में क्या लगेगा, नेशनल इमरजेंसी हो गया। अब लिखेंगे बाबू लक्ष्य क्या क्या रहा। उद्देश्य क्लियर हो गई। अब लिखेंगे हम लक्ष्य क्यों क्यों लाई, क्या था। तो लक्ष्य में लिखेंगे आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना, आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना, ये मेरा लक्ष्य रहा। दूसरा पॉइंट, स्थिरता के साथ, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, अस्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। हो गया बाबू लोग। आगे लिखेंगे लक्ष्य था हमारा 5.7%, प्राप्ति हुआ 3.3%। लक्ष्य था 5.7%, प्राप्ति हुआ 3.3%। मान लो, लिख लो। बताओ इतने ही से समझ में आ गया होगा, सफल या असफल? असफल। आगे लिखेंगे 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ। आगे लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल, लियोनटिफ व्यक्ति का नाम है, लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल को इस योजना के अंतर्गत लागू किया गया। लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल को इस योजना के अंतर्गत लागू किया गया। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय, अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में 5.7%, 5.7%
5.7% की दर से आर्थिक विकास तथा निर्यात में 7% की वार्षिक वृद्धि दर। एकदम मेंस हो रहा है, पीटी नहीं हो रहा है, समझ आ रही है। तथा निर्यात में 7% की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करना और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना। आगे लिखेंगे, मूल्य स्तर को स्थायित्व, मूल्य स्तर को स्थायित्व प्राप्त करने के उद्देश्य को, प्राप्त करने के उद्देश्य को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। आगे, कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर ध्यान देना, कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर ध्यान देना तथा बफर स्टॉक की निर्माण करना। कृषि उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान देना तथा बफर स्टॉक, जहां पर खाद्य पदार्थ को रखा जा सके, बफर स्टॉक के निर्माण पर ध्यान देना ताकि कृषि पदार्थ की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके, ताकि कृषि पदार्थ की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके, आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके। हो गया। आगे, जनसंख्या वृद्धि पर, अब ये थक गया है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए परिवार नियोजन, सुधार लाने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करना, कार्यक्रम को लागू करना। आगे, 1973-74 में 1973-74 में सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। और क्या हुआ था, यहाँ पर 2-3 चीज़ और को याद कर जाओ। देखो, अभी जो आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में दिल्ली में किसान के आंदोलन चल रहे थे और किसान कह रहे थे कि कृषि बिल वापस लो। सरकार ने वापस भी लिया। तो जो कृषि बिल वापस लो, ये जो हम लोग देखे MSP है ना, मिनिमम सपोर्टिंग जो प्राइस की बात किए थे, ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का विचार कब आया था? अब यहाँ पर 2-3 चीज होगा। यदि हम इसकी बात करूं तो पहले क्लियर कर देता हूं। उसके बाद 1974 में सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, जब भारत ने काम किया तो पूरे दुनिया ने भारत की तरफ एक बार आंख उठा के देखा, और वह था कि हम पहली बार 1974 में परमाणु परीक्षण किया था। क्या नाम था उसका? स्माइलिंग बुद्धा। कहां पर किया था? पोखरण। सुने हो ना? तो पोखरण पहला किया था 1974 में और दूसरा किया 1999 में। अब आते हैं, थोड़ा सी इसकी कहानी बताता हूं, इस साइड बताता हूं, ठीक है? तो देखो, जब क्या हुआ, 19
1966 में जब भारत में एक खतरनाक अकाल पड़ा, तो जब अकाल पड़े तो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं थी। और इस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वो शास्त्री जी थे। और इस समय हमारे पास इतनी बड़ी साहब चुनौतियां थी कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को तथा देश के जो जनता को कैसे उनकी निर्भरता को कम किया जा सके, कैसे उन्हें संतुष्ट किया जा सके, यह चुनौती हमारे पास बहुत बड़ी थी। और इस चुनौती से निपटने के लिए 1965, 96 इसी में आपने देखा कि 1966-67 में हमने क्या शुरू किया? हमने शुरू किया था ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। नाम सुना है ना? हमने क्या शुरू किया था? हरित क्रांति। इसी दौरान हमने शुरू किया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रांति ये समय तो ये देखेंगे। अब क्या होता था कि हरित क्रांति की जब हम शुरुआत करने की बात कर रहे थे, इस समय हमने साहब मैक्सिको के नाम सुना होगा। मैक्सिको से हम HYV टाइप का हमने बीज लाया, हाई यील्डिंग वेराइटी। क्या बोलता है? फुल फॉर्म होगा हाई यील्डिंग वेराइटी का हमने साहब बीज लाया। और ये बीज से हमें क्या हुई कि हमारा गेहूं जो था, गेहूं का पैदावार 5 गुना बढ़ा और चावल का पैदावार जो थी वह 3 गुना बढ़ा। क्लियर हो गई? लेकिन समस्या था कि जब हम इस चीज़ों को भारत में लाए कि आने वाले भविष्य में ऐसी कोई चुनौती न बने, भारत के कोई भी जो किसान थे, कोई किसान तैयार नहीं हो रहे थे खेती करने के लिए, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई आय का स्रोत भी नहीं था, या थोड़ा बहुत उनके पास यदि पैसा थी तो अपने परिवार को ही चलाने में लगे हुए थे, जमीन बेच रहे थे, कोई लेने वाला, क्योंकि भैया सबके पास पैसा नहीं थी, स्थितियां खराब थी। अंत में भारत सरकार ने जब किसानों से चर्चा किया, अपने कमेटी गठित करके किसानों तक पहुंचाया कि आप लोग को फ्री में बीज दिया जाएगा, आप लोग को जो भी सिंचाई की सुविधाएं होगी वो सरकार आपको उपलब्ध कराएगी, बट आप कृषि को कीजिए। किसान तैयार नहीं हो रहे थे साहब। अंत में भारत सरकार ने उसी समय उनको कहा, जब किसानों ने कहा कि ठीक है हम खेती तो करेंगे, लेकिन हम कैसे समझे कि हमें भी कुछ मिलेगा, कुछ तो आप हमें रियायत दीजिए, कुछ तो आप हमें आश्वासन दीजिए कि हाँ कम से कम इतना होगा। तो भारत सरकार ने उसी समय MSP का कॉन्सेप्ट लाया था कि कम से कम हम आपको इतना तो जरूर दाम देंगे। क्लियर हो गई? तो यह हमारी शुरुआत हुई थी हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसे क्षेत्रों में हुई। यदि उसी समय पूरे भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन यदि इम्प्लीमेंट हो गया होता तो आज मुझे नहीं लगता है कि भारत में इतनी बड़ी चुनौतियां, खाद्य संकट हुआ होता। लेकिन आज खैर भारत खाद्य संकट से बाहर है ना, क्योंकि कोरोना में पूरे दुनिया जो है वो कहीं न कहीं धराशायी हो गया है, दिवालिया हो गया। लेकिन भारत को अर्थव्यवस्था में, क्योंकि पूरा हमारा इंडस्ट्री बंद हो गई थी, एक हमारा एग्रीकल्चर ही इंडस्ट्री ऐसा था जो भारत के साथ रहा और भारत को इस लायक बनाया कि प्रत्येक महीना अभी भी भारत सरकार 80 मिलियन लोगों को फ्री में खिला रही है। सही बोले? हर महीना 5 किलो चावल, 3 केजी गेहूं, पता नहीं ऐसी कुछ मिलता है ना, ये जो है इनको अभी भी फ्री में हमारे देश में दिया जा रहा है। उसके अलावा भी यदि देखा जाए तो वर्ल्ड के बहुत सारे राष्ट्रों को हमने फ्री में खिलाया। जैसे बगल में हमारा श्रीलंका हुआ, इधर अफगानिस्तान हुई, बांग्लादेश हुआ, सभी को हम और नहीं तो अपने तरफ से फ्री में खाना भेज रहे हैं, चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं। और यहाँ तक कि मोदी जी ने तो 2 महीना पहले WTO से उन्होंने आश्वासन मांगा, अनुमति मांगा कि यदि हमें WTO अनुमति दे देता तो पूरे दुनिया को हम भूखे नहीं रहने देंगे। इससे प्रूफ होता है कि हमारे पास भंडारण क्षमता अच्छी खासी हो गई है। तो थैंक यू किसान, यही ना होगा। और इसीलिए लगता है कि सरकार की बार बार बातें होती है, और इसीलिए भी हो सकता है कि आज हम एग्रीकल्चर को इतने बढ़ावा दे रहे हैं और इजराइल ऐसे राष्ट्रों के साथ हम जुड़ गए हैं और भारत के 75 गाँव को इजराइल ने गोद ले लिया है। बताया होगा पहले भी। भाई साहब हमको ऐसे देख रहे हैं कि उनको सुने नहीं हमको होंगे। बताया था कभी कि 150 गांव का सिलेक्शन हुआ था और 150 गांव में 75 गांव को गोद लिया है इजराइल और 75 गोद को भारत सरकार ने लिया है। नहीं पता है ना? जाकर आज पढ़िएगा। अरे सभी जगह एग्रीकल्चर, सोलर इंडस्ट्री ये सब बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि लोग केवल सरकारी नौकरी में ही नहीं अपने आप को आत्मनिर्भर समझें, बल्कि खुद को डेवलप करने के लिए और सारे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं। ओके, ये 75 गांव के बारे में पढ़ना होगा आप लोगों को कि 75 गांव कौन कौन से राज्य के, कौन कौन से जिला के हैं जिसे इजराइल ने गोद लिया है।
ओके, क्योंकि अगला 69वीं बीपीएससी में पक्का न पूछने दे, तो फिर मत कहिएगा कि सर नहीं बताए थे, नहीं तो अगला बार में हम क्लास में भी छड़ी रखेंगे, भूल जाएंगे कि हम सिविल के पढ़ा रहे हैं, है ना? क्या भाई साहब? गुरुजी, एक गुरुजी भी हैं हमारे पास। चले आगे। तो HY भी, तो इस समय हमने MSP का एक तरह से कह सकते हो भैया कॉन्सेप्ट को हमने लाया, MSP का कॉन्सेप्ट। और इस समय 1974 में हमने क्या किया इसमें बाबू? इसमें हमने लाया स्माइलिंग बुद्धा। क्या लाया? स्माइलिंग बुद्धा, जो हम पहला बार यहाँ पर पोखरन में हमने क्या, पोखरन कहाँ है भैया? चलो बहुत अच्छी बात है। पोखरन में हम पहला परमाणु परीक्षण किया, और जब भारत परमाणु परीक्षण किया तो भारत पे बैन लगाने के लिए विश्व के कुछ देशों को पेट में दर्द कबड़ गई, और उसमें कोई दूसरा पहला नहीं था, वह था अमेरिका, वह था चीन, वह था पाकिस्तान, वह था इंग्लैंड। इन्होंने हल्ला बोल कर दिया यूनाइटेड नेशन में कि भारत पर प्रतिबंध लगाओ, नहीं तो ये पूरे दुनिया के लिए खतरा पैदा होगा। उस समय भारत के एक मदद करने वाला हमारा फेयर वेदर फ्रेंड था रसिया, जिन्होंने कहा कि हर लोगों को अपने आत्म स्वभाव और सम्मान रक्षा करने की स्वतंत्रता है। तुम जब परमाणु संपन्न बन रहे हो तो एक क्यों नहीं अपनी आंतरिक और बाह्य स्थिति को सुरक्षित करेगा। तो थैंक यू रसिया। 99 में भी किया तो इन्होंने ही हमारा सपोर्ट किया। अब यही 1974 है जब NSG का कॉन्सेप्ट आया था। याद आया? देखो कैसे जोड़ जोड़ के पढ़ना है, अब समझो, कम से कम गुरुजी तो बन जाइए मेरे साथ। तो यही 1974 का कॉन्सेप्ट आता है NSG, सॉरी N पहले होगा ना, NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। आप भारत वाला नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मत समझ जाना, जो काले कोट में होते हैं हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आगे पीछे, ठीक है? हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, और जिसका सदस्य बनने के लिए भारत बेकाबू है, बेताब है, और भारत जल्दी गलती से भी इसमें हासिल कर लेता है तो चीन और पाकिस्तान पता नहीं इन लोग अगले दिन देखेंगे कि नहीं देंगे, या खुद बेहोश होकर मर जाएगा। तो भारत अभी 2-3 चीज़ों की तैयारी में लगी हुई है कि हमें NSG में डाल दो, और हमें सुरक्षा जो एजेंसी यानी UNSC जो है उसके हमें अस्थायी सदस्य बना दो, ठीक है? तो ये 2 चीज़ों पर भारत अभी पूर्ण रूप से काम कर रहा है। यही कारण हो सकता है कि हम 2+2 वार्ता को आगे बढ़ा दिए और क्वाड जैसे ग्रुप के साथ जुड़ गए, है ना? तो अभी भारत का जो राजनीति है थोड़ा अलग है। अमेरिका के साथ भी जुड़े हैं, रसिया के साथ भी जुड़े हैं, और चीन पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। सोचना तो हम ही को पड़ेगा। और विश्व के 30 देशों के साथ हमने ऐसा अभी ट्रीटी कर लिया है कि बिजनेस करना है तो केवल इंडियन करेंसी में करेंगे, दूसरा में नहीं करेंगे। कबूल है? तो 30 देशों ने हाथ लिख के दे दिया कि ठीक है। यानी अंदर से इधर चीन को भी मार रहे हैं और इधर से अमेरिका का पैर नीचे से काट रहे हैं। और अमेरिका के बुढ़ा जो राष्ट्रपति हैं बेचारे, वो तो यहाँ तक कि 4 दिन पहले बोल देते हैं, जब भारत में सबसे ज़्यादा लिथियम मिलता है, कि भारत को हम स्वतंत्रता देते हैं कि वो रसिया से जितना हो सके तेल खरीदे। सोचने वाली बात है। दिस इज कॉल्ड इंडिया डिप्लोमेसी। अब आज का हमारा डिप्लोमेसी क्या है कि पूरी दुनिया इधर घूम के देख रहा है कि है तो यार कुछ तो है मामला। तो ए डिप्लोमेसी कुछ ऐसा करो। आगे बढ़ते हैं। अब डिप्लोमेसी पे 2-4 दिन में प्रॉब्लम होगी जब राहुल गांधी जाएंगे। कल भी बताए थे ना को अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहे हैं, तो देखिएगा मामला गड़बड़ाने वाला है, क्योंकि वो जाएंगे कुछ गड़बड़ बोल के आएंगे, ये हम कन्फर्म है। तो आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। ये आप लोग भी बड़ी उनके नाम पे हंसते हैं, क्या बात है? अच्छा ठीक है, तो हम भी थोड़ा हंसा देते हैं, तो लिख लीजिएगा। लिखेंगे बाबू, इस दौरान या इस दौर में स्माइलिंग बुद्धा पोखरन परमाणु परीक्षण के नाम से देश का पहला पोखरन परमाणु परीक्षण के नाम से देश का पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। हो गए बाबू? आगे लिखेंगे, इसरो की स्थापना। नेक्स्ट, देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली जिसे
देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, है ना। देश की खाद्य वितरण देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के नाम से जाना जाता है, का गठन किया गया। क्योंकि उसी समय सूखा पड़ा, भूखे लोग मरे। इसी दौरान या इसी समय देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली, जिसे खाद्य सुरक्षा प्रणाली, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के नाम से जाना जाता है, का गठन हुआ। नेक्स्ट, इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया, सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। हो गया बाबू? बोलो दादा, कितने सारे आज एक्स्ट्रा सीखे? बताइए, गलती से तुम्हें मेंस में लिखना पड़े तो लिख लेंगे ना? अब भैया, अरे गलती से क्वेश्चन आ जाए तो लिख लेंगे ना? मैं ये पूछा, कहो कि सर याद रहेगा तब तो। अगली कौन सी योजना पढ़ना है हमें? 5th पढ़ना है। तो भैया आ जाओ, 5th परियोजना, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। इसका पीरियड कब से कब रखोगे बाबू? 1979 तक रखोगे ना? हम तो रखेंगे यही ना। अब बीच में क्या होगा वो जानेंगे तब ना उसको हटाएंगे। 1 साल पहले खत्म हुआ था तो कुछ घटना न घटी होगी, तब आगे आप हटा रहे हैं। पीरियड तो यही था ना। तो साहब ये जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान था, इस 5 ईयर प्लान में हम टारगेट जो किए थे बाबू, टारगेट यह 4.4% का किया था। और जो हमने गेन किया, ये गेन हमारा जो थी 4.9%। तो बताओ ये हमारा प्लान सफल या असफल? पहले इतने बताओ दो। इतना तो कंफर्म हो गए, सफल हो गया। अब ये जो हमारा 5 ईयर प्लान थी, इसका जो पूरा का पूरा जो बाबू मॉडल तैयार हुआ था, ठीक है, ये मॉडल तैयार करने वाले थे डीपी धर। कौन थे? डीपी धर मॉडल, इसको नाम दिया गया। और यही डीपी धर मॉडल जो थी, और इसमें यदि देखा जाए तो एक नाम और आ जाता है, क्या उनको नाम भूल रहा हूं, आ जाता है या तो बता देता हूं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो था, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी हटाओ। तो ये जो गरीबी हटाओ जैसा जो ये नारा जो थी, इसका पोर्ट्रे जो किया या बनाने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं था। उस व्यक्ति का क्या नाम था? डीपी धर साहब ने इसको विचार को रखा था। और इसमें हम गरीबी हटाने की बात कर रहे थे, अशिक्षा जैसी चुनौतियों को दूर करने की बात कर रहे थे, और स्वास्थ्य जैसी जो चुनौतियां थी इसको हम हटाने की बात कर रहे थे। और देश में कितना हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, कैसे हमारी सामाजिक आर्थिक गतिविधि संतुलित हो सकती है, इस पे हम चर्चा लंबे जोर शोर से कर रहे थे। लेकिन इसी के दौर में समस्या आ जाती है। यह बाबू दौर आता है 1975, जब 1975 में सबसे ज्यादा पूरे भारत में कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, क्या आया? कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। यह एक आंदोलन शुरू होता है, और यह आंदोलन शुरू माना जाता है कि यह बिहार से ही सबसे आगे बढ़ा। और इसी पे, जिसे हम जेपी आंदोलन कहते हैं, क्या बोलते हैं? जेपी आंदोलन कहते हैं। क्लियर हो गई? तो कांग्रेस ने क्या दिया? गरीबी हटाओ। और कांग्रेस को हटाने के लिए क्या नारा आया? कांग्रेस हटाओ और देश बचाओ, यानी 2 स्लोगन पे देश चल रहा था उस समय, ठीक है। और यही था जब जेपी आंदोलन हुए, पटना यूनिवर्सिटी के गेट पे आप गए होंगे तो देखे होंगे, वहाँ चौहट्टा कला के बीचे बीच एगो दुर्गा जी का मंदिर है ना। तो वहीं पर जयप्रकाश बाबू पर जो पुलिस थी वो लाठियाँ बरसा रही थी। और इसी समय लालू प्रसाद यादव जी जो थे हमारे पूर्व रेल मंत्री तथा बिहार के मुख्यमंत्री,
इनको किसी ने कहा लॉ कॉलेज में कि अरे तुम्हारे गुरुजी पे तो भैया लाठी बरस रही है। इन्होंने दौड़ते आए और अपने गुरुजी को इन्होंने शरीर पे गिर के लाठी खा के खुद को बचा लिए। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बना, लालू लालू जब तक रहेगा समोसा में आलू तब तक रहेंगे लालू। ठीक है, तो ये जो थी विचार उस समय से होती है। और जेपी आंदोलन से बहुत सारे नेताओं का सृजन होता है। जैसे हमारे बिहार के हम ज़्यादा बात करेंगे तो लालू प्रसाद यादव जी हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए, है ना, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी हो गए, है ना, जैसे अब दिवंगत रामविलास पासवान जी हो गए, है ना। उसके बाद यदि देखते हैं तो इनके अलावे कौन है साहब? नहीं रविशंकर, तो लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, राम, तो ये सभी जो नेताओं का जो कह सकते हैं एमर्जिंग होता है, ये सभी कहाँ से होते हैं? जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से होते हैं गुरु। अब देखो भैया यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है। अंततः इस समय स्थितियां ये होती है कि जेपी आंदोलन से इंदिरा गांधी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री थी। इनको ऐसा फील हुआ कि कहीं न कहीं हमारी राजनीति जो कुर्सी है ये खतरे में आ चुकी है। अब इन्होंने क्या किया, चूंकि यदि देखा जाए तो हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का इमरजेंसी लगाने का भी संवैधानिक विचार है, जहाँ पर हमें लोकसभा और राज्यसभा को बताना होता है। और इस समय ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ आप पढ़े होंगे 42वां संविधान संशोधन में, तो आपने क्या देखा होगा, जो हमारी आंतरिक असुरक्षा था, है ना, वहां पर क्या वर्ड लगाया गया, केवल आंतरिक की जगह सैन्य कर दी गए, है ना, सेना की बात कर दी गई। तो मायने सी बात है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं थी। चुनौती थी कि सरकार का विरोध हो रही थी, और सरकार का इसलिए विरोध हो रहा था कि सरकार कहीं न कहीं अपनी मनमानियां कर रही थी। अब समझ आ रही है? तो इस मनमानियां के विपक्ष में जेपी आंदोलन शुरुआत हुई। अब सरकार ने क्या की, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इन्होंने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दिए। सरकार के विपक्ष में जो बोले उनको उठाओ जेल में डाल दो। जितने भी संघर्षरत लोग थे जेपी आंदोलन के, सबको उठा के जेल में डाल दी गई। पूरा का पूरा रोड साफ हो गया, है ना। और जब अब कोई है ही नहीं विरोध करने वाले, तो इसीलिए कहा जाता है कि 1975 में जो हमारा नेशनल इमरजेंसी लगा था, राष्ट्रीय आपात, इसको कहा जाता, मनाया जाता है, ब्लैक डे के रूप में भी मनाया जाता है ना। तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं गैर संवैधानिक दृष्टि से कार्य की गई, जिसके कारण बार बार कांग्रेस पर प्रश्न उठाए जाते हैं। क्योंकि एक लोकतंत्र में हर इंसानों को बोलने का, प्रश्न पूछने का यह हमारा संविधान अधिकार देता है, और यह कहीं न कहीं इसकी गलत हुई थी। ओके, और यही कारण हुई कि जो कांग्रेस की सरकार जो थी वह डैमेज्ड हो जाता है, गिर जाता है। और इसी में हमने देखा साहब कि 91 साल पहले जो 1979 में पंचवर्षीय योजना होना था खत्म, यह एक साल पहले यानी 1978 में भी ये सब खत्म कर दी जाती है। और 1978 से 1980 के बीच में एक नया सरकार बनता है, वह था जनता पार्टी की सरकार। क्या बना? जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसका प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। कौन बने? मोरारजी देसाई साहब ये देश के प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो मोरारजी देसाई। यदि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री विथ फुल मेजोरिटी कौन आया, तो उसमें हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, है ना। क्योंकि ये जो बनी थी यहाँ पर जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, यह जो था गठबंधन का सरकार था। ध्यान देना, किसका सरकार था? एक गठबंधन का सरकार था, ऐसे समझो। और इसमें आगे जाकर के यही 1980 का जब पीरियड आया, 79 कहो, 1979 कहो, तो 1979 में फिर कहीं न कहीं मोरारजी देसाई की सरकार बनी। जनता पार्टी ने इनकी बनाई हुई 5 ईयर प्लान को कैंसिल कर दिया, और इन्होंने कहा कि ये पंचवर्षीय योजना, 5वां पंचवर्षीय योजना को हम निरस्त करते हैं। एक नया योजना लाया गया, और वह योजना 1978 से 1980 तक आया। इसका नाम दिया गया रोलिंग प्लान। क्या नाम दिया गया? रोलिंग प्लान। इसका हिंदी क्या होता है? अनवरत योजना। क्या दिया जाता है? अनवरत योजना नाम दिया जाता है। यह भी एक तरह से कह सकते हो कि यह भी एक वार्षिक प्लान था। क्या था? वार्षिक प्लान था। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार ने इनको एक साल पहले खत्म कर करके इन्होंने खत्म कर दिया 5वां पंचवर्षीय। और जैसे 1980 में फिर से सरकार में इंदिरा गांधी जी आ जाती है मेजोरिटी में, और जनता पार्टी की सरकार खत्म होता है,
तो इनका रोलिंग प्लान को भी 1980 में खत्म कर दी जाती है। मीनिंग क्लियर हो गई। और फिर आगे हम छठे पंचवर्षीय योजना की ओर तुरंत बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ स्थितियां बीच में पैदा हुई और इतने से सोचो, ए योजना आई, इसके जगह ओ आ गई, फिर ओ कोलैप्स। बताओ क्या देश का विकास हुआ, क्या गरीबी हटे, क्या हम आत्मनिर्भर बने? यही हमारे देश में अभी तक हो रहे थे, क्योंकि ये बेचारा बनाता था, फिर एनडी से जांच करता था, यहाँ भी वही वहाँ भी वही, और दोनों आपस में जच्चे बच्चे मिल जाते थे। फिर जाता था प्रेसिडेंट के पास, लोकसभा राष्ट्र, पता हुआ कि 4 बार सरकार बदल गई, अभी तक प्लानिंग तैयार नहीं हुई। मीनिंग क्लियर हो गया। और यही कारण हो सकता है कि अभी सरकार ने प्लानिंग कमीशन को खत्म करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का निर्माण किया है ना। तो ये चीज़ों को भी हमें समझना होगा। तो आगे लिखेंगे 5वां 5 ईयर प्लान। नाइनटीन 1974 से 1979 पीरियड लिखिएगा। लिखेंगे बाबू, यह पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित था। यह पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित था। डीपी धर मॉडल पर आधारित था। इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाना, उद्योग को बढ़ावा देना, उत्पादकता को बढ़ाना, उद्योग को बढ़ावा देना और गरीबी उन्मूलन जैसे तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। साथ ही देश में न्याय व्यवस्था को मजबूत करना, नए रोजगारों को सृजन करना और लोगों को रोजगार प्रदान करना, ग्रामीण बैंकों का निर्माण आदि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन 1 वर्ष पहले 1978 में चुनाव में जनता पार्टी की नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई ने इस योजना को खत्म कर दिया था। हो गया बाबू। और इसमें क्या क्या हुए सब ध्यान देना। देखो ये जो चौथी 5वीं थी ना, इसमें ऐसे हम लोग आपको बैंकिंग टर्म में पढ़ाया होगा कि यह हमारा 2 अक्टूबर था बाबू, 2 अक्टूबर 1975, जब भारत में आरआरबी का गठन हुआ था। याद आया? आरआरबी का गठन हुआ था किसकी सिफारिश पर? बी शिवरमन। भूल गए ना? कंसंट्रेशन नहीं है, क्या करें सर। बी शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर इसकी गठन हुई थी। उसके बाद इसी समय सामाजिक वानिकी का विचार लाया गया था। सामाजिक वानिकी
पौधा लगाना, ऑक्सीजन प्राप्त करना, वायुमंडल को साफ करना। उसको लिखाऊंगा, थोड़ा पेशेंस अभी रखो, ठीक है। उसके बाद वानिकी जो था, हम यह कह सकते हैं जो सामाजिक वानिकी जैसे जो वर्ड थे, जिसको हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं, यह सोशल फॉरेस्ट्री भारत के इतिहास में पहली बार पंचवर्षीय योजना में वर्ड ही आया था, इससे पहले नहीं आई थी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हमने आरआरबी की गठन किया। आरआरबी की गठन करने के पीछे रीजन क्या था? रीजन था कि बड़े बड़े जो हमारा जिला था या टाउन था, वहाँ पर लोगों में बैंकिंग हैबिट तो साहब डेवलप हो चुके थे, लोगों में बैंकिंग सेविंग की जो आदत थी वो तो डेवलप हो चुकी थी, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश था, जहाँ पर भारत की आत्मा जो होती है गाँव में निवास करती है, तो ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग जो थे उनके पास सेविंग करने की जो आदत थी, जो क्षमता था, वह नहीं बन पाया था। और यही कारण हो सकता है कि इंदिरा गांधी की सरकार जो थी उन्होंने गाँवों की ओर विकास की पर ध्यान दिया। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती 1975 को हम ग्रामीण बैंकों का निर्माण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हमने निर्माण किया, जिसमें बताया था कि सबसे पहला उत्तर प्रदेश में खुला था, दूसरा बंगाल में खुला था, मालदा टाउन। ये सब याद है, थोड़ा देख लीजिएगा, फिर एक बार बैंकिंग तो हम पढ़ाएंगे ऐसे, है ना। तो चलिए लिखते हैं आगे। अच्छा, अब इसमें लिखते हैं हम लोग लक्ष्य के साथ शुरू करते हैं। तो लक्ष्य लिखेंगे 4.4%, प्राप्ति 4.9%। हो गया बाबू? आगे लिखेंगे 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। हाँ, आरआरबी का फुल फॉर्म, अच्छा हिंदी अंग्रेजी दोनों करता हूं। रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, हिंदी होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। वाह वाह वाह, क्या कीजिएगा। हाँ, वो रेलवे से, वो भी आरआरबी होता है, आरआरबी होता है, आरआरसी भी होता है ना, सेल करके आता है। चलो भैया, क्या लिखे बाबू अभी बोलो? 1975 को या 2 अक्टूबर को? हाँ, जिससे कि ग्रामीण जनता को बैंक में बचत निधि जैसे आदत, बचत निधि जैसे आदत को विकसित किया जा सके, विकसित किया जा सके। हो गया बाबू? और एक चीज़ और बता दूं, बिहार में भी आप देख रहे हो कि बिहार में भी नेशनल हाईवे तो बने हैं बहुत सारे, और अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में अभी ये बनने वाले, एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं, 4 को बनने वाले हैं, जिसपे एक पास काम चल रहा है जो औरंगाबाद से मधुबनी के जयनगर तक जाएगी, है ना, जिसमें बिहार के तीनों एयरपोर्ट को समेटे हुए है अपने आप में। गया के आमस, औरंगाबाद के मदनपुर से निकलेगी, गया एयरपोर्ट होते हुए जहानाबाद, थोड़ा सा नालंदा जिला एंट्री मारेगा, फिर पटना में मारेगा एंट्री, ठीक है। उसके बाद बड़ी दरगाह की क्या कहलाती है, कच्ची दरगाह, कच्ची दरगाह होते हुए वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी पहुंच जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये तीनों, पटना भी एयरपोर्ट ले लिया, पटना से पार हुआ तो पटना ले ही लिया, गया के बगल से गुजर गया, वहाँ दरभंगा वाला एयरपोर्ट ले लिया, यानी तीनों दरभंगा क्षेत्रों को लेकर के आगे निकल जाएगा। भाई साहब यहाँ देखने लगे, है ना, औरंगाबाद कहाँ है? दक्षिण, अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ यहाँ है, देखो, अरे भाई मोर के पंख हम उधर देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये औरंगाबाद से चलेगा तो औरंगाबाद से गया आया, ठीक है, गया के बाद देखो यहाँ मोर के पंख है, थोड़ा सा ध्यान दोनों, ऐसे कर देता हूँ, देखो औरंगाबाद के गया, गया के बाद नालंदा आएगा, ठीक है, और नालंदा के बाद सीधे यहाँ पटना घुसेगा, ठीक है, और पटना के बाद देखो यहाँ वैशाली घुसेगा, ठीक है, यहाँ के बाद समस्तीपुर आएगा, समस्तीपुर के बाद दरभंगा आएगा, और फिर बाद मधुबनी चल जाएगा, ठीक है। अब कच्ची दरगाह देख लीजिए कहाँ पर है, तो ऐसे क्लियर हो गई। तो इस तरह से हमारा एक गुजरेगी, याद कर लेना।
और यह पहला एक्सप्रेसवे अभी तक बन रहा है भारत में किसी राज्य में, जो एक ही राज्य में बने उसी राज्य में खत्म हो रहा है। अभी तक भारत के इतिहास में जो भी एक्सप्रेस बना, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, तो दिल्ली और यूपी जोड़ा, लेकिन ये एकमात्र है जो बिहार को बिहार से ही रखेगा, है ना, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर तक जा रही है। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। तो जो हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं, नेशनल हाईवे का भी विचार हम इसी पंचवर्षीय योजना में लाए थे। ये है ना नेशनल हाईवे है ना, NHAI, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है इसी में आया था। तो लिखो बाबू, आगे लिखो। अरे आप लोग पढ़ो ना दादा, क्वेश्चन कहाँ जाएगा वो देख लेंगे ना हम। अब कितने भी पीसी की क्षमता है वो भी हम देख लेंगे, बस खाली तुम लोग पढ़ लो। लिखेंगे साहब, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली को पहली बार लाया गया। कब लाया गया तो याद हो गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार लाया गया। नेशनल हाईवे बनाए गए। आगे बढ़ें, आगे लिखेंगे बाबू। सोशल फॉरेस्ट्री की शुरुआत हुई। सोशल यानी सामाजिक, वानिकी हिंदी में बोलते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री की शुरुआत हुई। सामाजिक वानिकी शब्द, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग प्रधान या सॉरी ऐसे लिखना, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग प्रथम बार 1976 में कृषि भारत पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया गया था। 1976 में कृषि भारत पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया गया था। क्लियर हो गई? अब आगे लिखेंगे, पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे साहब। राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझाव पर, राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझाव पर भारत में, राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर, जो भी आप लिखे होंगे हिंदी या सुझाव पर, भारत में 1978 से संचालित वनारोपण कार्यक्रम, 1978 से संचालित वनारोपण कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी सुविधाएं, जिसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी सुविधाएं जैसे पौधा, तकनीकी आदि प्रदान करके सामुदायिक भूमि पर समुदाय द्वारा ही वृक्षारोपण कराने की योजना है। वृक्षारोपण कराने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत लगाए गए वृक्षों से प्राप्त होने वाले लाभ जैसे फल, सब्जी, चारा आदि भी समुदाय को ही प्राप्त होते हैं। समुदाय को ही प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत कृषि वानिकी, प्रसार वानिकी, इसके अंतर्गत कृषि वानिकी, प्रसार वानिकी, हरे तथा निम्न कोटि के वनों का प्रत्यारोपण,
हरे तथा निम्न कोटि के वनों का प्रत्यारोपण तथा मनोरंजन वानिकी को सम्मिलित किया जाता है। यस, मनोरंजन वानिकी को सम्मिलित किया जाता है। अरे भैया पौधा लगाइए, फोटो खिंचाइए, नहीं देखते हैं? प्राइवेट कॉलेज में कराते रहता है, तब बातें नहीं समझते। पूछिए उनसे, उत्सव जी से, वही बताएंगे इसके बारे में, वो करके आए होंगे पक्का। सामाजिक वानिकी से ग्रामीण जनता की मौलिक आवश्यकताओं की, सामाजिक वानिकी से जनता की मौलिक आवश्यकताओं को या की पूर्ति के साथ ही मृदा अपर्दन यानी मिट्टी अपर्दन तथा पर्यावरण प्रदूषण को मृदा अपर्दन तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में भी सहायता करता है। अब कलम रोपिएगा तो हम बात करेंगे। मृदा अपर्दन तथा वातावरण या पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करता है या रोकने में नियंत्रित करता है। यानी आज हमारे भारत सरकार ने कौन सी योजना लाई है? जल जीवन हरियाली तो बिहार का है और जल जीवन मिशन भारत सरकार का है, ध्यान देना। तो जल जीवन हरियाली में भी क्या लगाई जा रही? पौधा। क्लियर हो गया? यानी ऐसे यदि इसकी इतिहास की बात करें तो इसे पहली बार कब आया था? समाज को हमें जागरूक करना है कि पौधा लगाइए, क्योंकि जब हम जल जीवन हरियाली के अंतर्गत पढ़ते हैं, ये मिथक ही हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, ऑथेंटिक तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइंस इस पर रिसर्च करके हमें नहीं दिया है। एक पौधा जो होता है साहब, एक साल में 20 kg डस्ट को सोखता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जल जीवन हरियाली जो है बिहार सरकार की प्रोजेक्ट, उसके तहत ऐसे कहा गया है। तो ये हम स्पष्ट नहीं मान सकते क्योंकि ये रिसर्च का पार्ट है। सही है गलत है मेरे पास ऑथेंटिक डेटा नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है। और यदि एक जगह पर यदि 10 पौधा आप घर पे लगाए रखे हो, तो उस घर में रहने वाले जितनी भी जनसंख्या हैं उनका लगभग 8 से 10 साल उनका उम्र बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग तो पटना वाले, एगो जमीन में छोटा सा एगो पौधा था, हट यार इसको काट देते, कम से कम 2000 रुपया रूम का रेंट आ जाएगा। सही बोले ना? कौन कौन पटना वाले हैं? रेज योर हैंड। अच्छा, एक ही गो हैं, सही है बोले? अभी यहीं के हैं? अच्छा, तो आप पौधा लगाए वो फोटो खिंचाने वाला? अच्छा, जो भी हो। तो हम सोशल फॉरेस्ट्री की बात की। आई थिंक ये सोशल फॉरेस्ट्री भी आप पहली बार आज नाम सुने होंगे, पहली बार हम लोग सुने ना। तो ये भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो इसमें हमने क्या देखा? 1976 में क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। क्लियर हो गई? यानी ये चीज़ों को भी हम लोग इसको देखते हैं। और एक लास्ट लिख लीजिएगा NOT नोट करके, NOT नोट, गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य था। गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य था। हो गया? अब होता है साहब कि 5 ईयर प्लान तो आपने देखा पूरा हो गया है ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और 5 ईयर प्लान में हमने देखा कि यह 1 साल पहले ही इसे खत्म कर दिया गया था, क्योंकि सरकार गिर गई, इलेक्शंस में जनता पार्टी की सरकार बनी। और लेकिन वो भी सरकार 1980 में गिर गया, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, कहीं ना कहीं लठबंधन हुआ होगा, है ना। और यही कारण रहे होंगे कि यह सरकार अंततः गिर गया होगा। तो अब हम लोग कौन सी योजना पढ़ेंगे साहब? छठी 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे, है ना। तो छठा का कहा से क्या योजना चलेगा? यह छठा चलेगा 1980 से लेकर के 1985 तक।
यानी 6th 5 ईयर प्लान, ये 1980 से लेकर के 1985 चलेगा। यह भी बहुत भयावह वाला स्थिति है साहब। पहले तो यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार गिर गई है ना, 80 की पहले देखें तो जनता पार्टी की सरकार जो थी यह अब केंद्र से हट गई, मोरारजी जी की सरकार चली गई। और यहाँ 1985 मतलब पहले लेते हैं 1984 में, तो 1984 में हमने देखा देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का कत्ल हो जाता है ना बाबू। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का कत्ल हो जाता है। और इसी में देख सकते हैं, तो इससे पहले इसके बाद आता है एक 1982 आता है, जहाँ पर हमने नाबार्ड का गठन कर दिया था, जिससे कि हम अपने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया जा सके। नरीमन समिति का सिफारिश पर पढ़ाया होगा, ठीक है। तो 1984-82 हो गई। अब ये दौरान जो थी हमने क्या क्या किया साहब, तो इसमें जो हमने लक्ष्य रखा था, ये लक्ष्य इस आधार पे हमने 5.2% जो था हमने गेन किया था, लेकिन हमने लक्ष्य 5.7 का रखा था। क्लियर हो गया। अब इस योजना में हमने क्या क्या किया, तो इस योजना में भी हमने वही किया। शुरुआत हम करते हैं कि यहाँ से हम आर्थिक लिबरलाइजेशन के विचारों को लाना शुरू करते हैं। मतलब आर्थिक जो हमारा उदारीकरण था, ये आर्थिक उदारीकरण का विचार हम यहाँ से लाना शुरू करते हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से इसमें सफल नहीं होते। सफल होते हैं इसके 5 साल के बाद से शुरुआत मानी जाएगी। अब याद रखना कि चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद आप जितने भी पढ़ेंगे, सारे चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद एक ही चीज है, तकनीकी विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, असंतुलन को दूर करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, गरीबी को खत्म करना, निर्भरता को बढ़ाना, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना, संतुलित विकास तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम जितने भी अब आगे होगी सब पे हम बात करना शुरू करेंगे। लेकिन राजनीतिक गतिविधियां कुछ न कुछ गड़बड़ सड़बड़ होती है, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था में कुछ चुनौतियां बनते रहा। अब ये जो दौर था बाबू 1985 से लेकर के 1990 का जो आगे दौर चलता है, ये बहुत ज़्यादा भारत के राजनीति में उथल पुथल का दौर रहा। क्योंकि यहीं पर देखें कि इंदिरा गांधी जी का हो गया। अब 1989 में 1989 में फिर हमने देखा हमारे यहाँ इलेक्शन हुई थी, और इस इलेक्शन में कोई भी मेजोरिटी में नहीं आया। फिर गठबंधन की सरकार बनी थी, और गठबंधन की सरकार जब बनी तो इसमें नए देश के प्रधानमंत्री बने थे। क्योंकि राजीव गांधी खासतौर पे कांग्रेस की जो सरकार थी, इन्होंने तो अच्छा खासा मेजोरिटी लाया था, लेकिन सरकार बनाने योग्य नहीं थे। सबसे ज़्यादा तो थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए जितना हमें सीट चाहिए इतना इन्होंने नहीं लेकर के आया था। और जिसके कारण फिर आपने देखा कि फिर इस समय गठबंधन की सरकार बनी, और सरकार में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम सुने होंगे, वो वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, और उनका सहयोग करने वाला पार्टी जो थी वो बीजेपी थी। क्लियर हो गई। और ये दो जो बीजेपी थी इनको सपोर्ट किया। लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि 1991 में अयोध्या और बाबरी वाला घटना घट जाती है, और उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं किए। उन्होंने अपना दिया हुआ अधिकार कह सकते हैं जो सपोर्ट था वो तीर लेते हैं, सरकार गिर जाती है। और गिरने के बाद फिर 1991 में हमने देखा कि राजीव गांधी जी का भी कत्ल हो जाता है, लिट्टे के द्वारा होता है ना। तो ये जो दौर हमारा 10 साल 12 साल का था, यह दौर बहुत भयावह यानी खतरनाक रहा भारत की अर्थव्यवस्था में। और यही कारण हो सकते हैं कि देश का पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी चरमराने का भी एक कारण हुआ होगा। ओके, तो फटाफट लिखते हैं हम लोग छठा पंचवर्षीय योजना। लेकिन पहले तो हमने वो अनवरत योजना सब नहीं लिखवाया है ना, कि लिखवा दिया अनवरत योजना सब नहीं ना। तो लिखेंगे एक पहले वो 2-4 लाइन लिख लीजिएगा। लिखेंगे 1978 से 1980 के बीच, 1978 से 1980 के बीच, 1978 से 1980 के बीच 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले समाप्त करके 1 वर्ष पहले पंचवर्षीय योजना समाप्त करके 1 वर्षीय 2 योजनाओं की शुरुआत की गई। 1 वर्षीय 2 योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसे रोलिंग प्लान या अनवरत योजना कहा जाता है। जिसे रोलिंग प्लान या अनवरत योजना कहा जाता है।
लेकिन 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी का या कांग्रेस का फिर से बहुमत की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई की सरकार केंद्र से बाहर हो जाती है। केंद्र से बाहर हो जाती है। अब आगे लिखेंगे छठा पंचवर्षीय योजना में लिखेंगे साहब, सीधे छठी में लिखेंगे, उद्देश्य लिखेंगे, देश से गरीबी का निवारण करना। थोड़ा आप कलम को तेज कीजिए। देश से गरीबी का निवारण करना और आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना आगे लिखेंगे, योजना के तहत मुद्रास्फीति 16.7% से घटकर 5% पर आ गया था। 5% पर आ गया था। दूसरा पॉइंट, योजना में विकास की वृद्धि दर 5.2% निर्धारित की गई थी, जबकि 5.7% वृद्धि हुआ। 5.7% वृद्धि हुआ। अगला पॉइंट, इस दौरान 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। नेक्स्ट, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। आगे, परिवार नियोजन की अवधारणा भी यहीं से शुरू हुई। परिवार नियोजन की अवधारणा भी यहीं से शुरुआत हुई। परिवार नियोजन की अवधारणा भी यहीं से शुरुआत हुई। नेक्स्ट, आधुनिकीकरण शब्द का पहली बार भी प्रयोग हुआ। आधुनिकीकरण शब्द का पहली बार आधुनिकी शब्द का पहली बार भी प्रयोग हुआ। हो गया क्लियर? तो आज हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए? छठी पंचवर्षीय योजना तक हो गई। अब आप लोग के कोई क्वेश्चंस? यस मैम, यू कैन।